कहानी की स्टार्टिंग एक बड़े से आर्ट कंपटीशन को दिखाते हुए होती है, जो कि नेशनल लेवल का कंपटीशन था। इसमें दो बहनें पार्टिसिपेट कर रही थीं। बड़ी बहन साओसियान इस कंपटीशन को किसी भी तरीके से जीतना चाहती थी, ताकि वो अपने परिवार में अपनी काबिलियत को साबित कर सके, जिसके लिए उसके लिए ये आर्ट कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए जियांग अपनी पूरी जी जान लगाकर इस कंपटीशन में एक प्यारी सी और बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पेंटिंग लगभग पूरी करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसकी छोटी बहन साओ सिनचेन अपनी पेंटिंग को सबमिट कर देती है। जैसे ही सभी लोग इन दोनों की पेंटिंग को देखते हैं, वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों बहनों की पेंटिंग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। इसीलिए छोटी बहन बड़ी बहन पे इल्जाम लगा देती है कि उसने उसकी पेंटिंग की कॉपी की है। ये देखकर परिवार वाले जियांग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। अतः ये होता है कि लास्ट में जियांग को इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है। यही नहीं, फैमिली वाले भी उसे परिवार से बेदखल कर देते हैं और कहते हैं कि वापस कभी भी हमारे फैमिली में मत आना। जियांग इस कंपटीशन को हारने के बाद और इतनी सारी बेइज्जती सहने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड कर लेगी। लेकिन सुसाइड से पहले उसे एक बहुत ही बड़े राज के बारे में पता चलता है। जब वो सुसाइड करने वाली होती है, तब सिनचेन उसके पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैं फाइनली तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल रही हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुमने तो कभी गलत किया ही नहीं है, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ, वो तो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती थी और फैमिली से बाहर निकालना चाहती थी। असल में जो सिनचेन होती है वो फैमिली की अडॉप्ट की गई बेटी होती है, और जो जियांग होती है वो फैमिली की अपनी बेटी होती है। लेकिन परिवार वालों ने कुछ साल पहले जियांग को खो दिया था, इसलिए उन्होंने सिनचेन को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद जब उन्हें जियांग मिली, तो वो उसे उतना ज्यादा प्यार नहीं दे रहे थे जितना वो सिनचेन को दे रहे थे। लेकिन फिर भी उसे जियांग से बहुत ही ज्यादा नफरत था, इसलिए वो जियांग को बाहर निकालना चाहती थी फैमिली से। इन सारी चीजों में सिनचेन की फैमिली का ही कोई पर्सन मदद करता था, जिसके बारे में कहानी में अभी नहीं बताया जाता है। लेकिन उसने सिनचेन को कुछ ऐसा दिया था, कुछ ऐसा जादुई, जो कि सिनचेन को हमेशा ऊपर करता था। उसके पास एक मैजिकल आइस थी, जिसके उसके पास एक्स-रे दृष्टि की पावर थी। वो अपनी बहन की बनाई गई पेंटिंग की नकल बखूबी कर लिया करती थी, और उससे पहले ही उसकी पेंटिंग को खत्म करके आगे दे भी दिया करती थी। इसीलिए जियांग इस कंपटीशन में हार गई। सारी सच्चाई बताने के बाद सिनचेन उसे ऊपर से धक्का दे देती है, जिस वजह से वो सीधा नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी में एक चमत्कार होता है। जियांग जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वो अपने आप को वापस से उसी कंपटीशन वाले दिन में पाती है, क्योंकि उसे अपने भाग्य को बदलने के लिए दूसरा चांस मिल गया था। इस बार जियांग अपनी पहली लाइफ से काफी ज्यादा शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि उसका दुश्मन कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। सिनचेन अभी भी अच्छे बनने का नाटक कर रही होती है और जियांग के बारे में पूछ रही होती है कि क्या वो ठीक है, क्या वो सही सलामत है। ये सुनकर जियांग उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितनी ज्यादा झूठी हो और तुम्हारे पास कौन सी पावर है जिसके थ्रू तुम मेरी सभी पेंटिंग को चुरा लेती हो। ये सुनकर तो पेरेंट्स उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। माँ तो पूरी बात समझे बिना अपनी बड़ी बेटी पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। वहीं पिता भी काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बेटी को तो मुझे फैमिली में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें वापस अपने परिवार में शामिल किया। अपने परिवार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जियांग भी फैसला करती है कि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन इससे सिनचेन डर जाती है और सभी को शांत करते हुए उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जियांग को पता होता है कि सिनचेन उसे क्यों रोक रही है, इसलिए वो उसे परेशान करने का फैसला करती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। कुछ समय के बाद कंपटीशन स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन जियांग वहीं पे खड़ी रहती है। वो अपनी सीट पे भी नहीं जाती है। ये देखकर सिनचेन डरने लगती है और कहती है कि तुम अपनी पेंटिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है कि मुझे पेंटिंग करने का मन नहीं कर रहा है। वो पूछती है कि क्या हुआ था। वो कहती है कि फर्श पे पानी गिरे हुए हैं। ये देखकर मुझे पेंटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अगर तुम मुझे साफ कर दो तो शायद मैं अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर दूं। ये सुनते ही सिनचेन फटाक से जाती है और पोछा लाकर वहाँ पे पोछा देने लगती है। ये देखकर पेरेंट्स गुस्सा होने लगते हैं और भाई सिनचेन के हाथ से पोछा छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब जियांग फिर से सिनचेन को परेशान करती है और कहती है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। फिर सिनचेन भागती हुई जाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है। लेकिन जियांग उसमें भी गलतियां निकालने लगती है और कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, जाओ कोई दूसरे में पानी लेकर आओ। सिनचेन ऐसा करने वाली होती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है। ये देखकर जियांग कहती है कि तो फिर मैं ड्राइंग नहीं करने वाली हूँ। अब इस तरीके से जियांग अपनी बहन को काफी देर तक परेशान करती रहती है। कुछ समय के बाद जज ये बताते हैं कि आप लोगों के आधे से भी ज्यादा टाइम खत्म हो गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम करें। समय कम होता हुआ देखकर सिनचेन और भी ज्यादा डरने लगती है और जियांग को और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो ड्राइंग करे। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं ड्राइंग करने के लिए रेडी हूँ, और ऐसा कहने के बाद वो अपनी सीट पे जाकर फाइनली बैठ जाती है। सिनचेन ये देखकर खुश हो जाती है और वो भी ड्राइंग करने के लिए अपनी सीट पे बैठ जाती है। फिर वो अपने पावर का यूज करती है जियांग के कैनवा पे देखने के लिए कि वो क्या ड्रॉ कर रही है। लेकिन जियांग तो अपने पेपर पे सिर्फ अपना नाम लिखती है और ड्राइंग करना छोड़ देती है। ये चीज सिनचेन को और भी ज्यादा डरा देता है। वो कहती है कि बहन आखिर तुम अपनी ड्राइंग क्यों नहीं कर रही हो। तब जियांग कहती है कि मैं कुछ पेंट बनाना चाहती हूँ, वो मुझसे बन नहीं रहा है ना, इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ। सिनचेन कहती है कि तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, बताओ आपको कौन सा कलर बनाना है। तब वो कहती है कि मुझे स्किन कलर बनाना है। वो अपनी सीट को छोड़ते हुए
हुए भागते हुए उसके पास आती है और कलर बनाने लगती है, लेकिन जियांग उसके कलर में बार बार कमियां निकालने लगती है और वो कहती है कि वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। ये सब देखकर पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और भाई जियांग से कह रहा होता है कि उसे पता है कि वो अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती है, इसीलिए अपनी गंदी ड्राइंग सबके सामने करने से एम्बैरेस महसूस कर रही है। ये सुनकर जियांग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पेपर को खाली ही छोड़ देती हूँ। ये सुनकर तो सिंचन और भी ज्यादा डर जाती है। वो माहौल को शांत करती है और अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कोई ड्रॉ करो, कुछ तो ड्रॉ करो। तब जियांग कहती है कि ठीक है मैं ड्राइंग करूंगी और फिर वो लास्ट के कुछ मिनटों से पहले अपनी ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है और तब जाकर सिंचन को भी मौका मिल जाता है जियांग की पेंटिंग का नकल करने के लिए, इसलिए वो फटाफट से उसकी पेंटिंग की नकल करने लगती है। जियांग कुछ समय के बाद अपनी पेंटिंग को पूरी कर लेती है और सिंचन उससे पहले अपनी पेंटिंग को पूरी करने के बाद उसे अपने जज के पास लेकर चली भी जाती है। जज उसकी पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और काफी इम्प्रेस भी होते हैं। वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करते हैं क्योंकि ड्राइंग इतिहास की एक कहानी से जुड़ी होती है, इसलिए ये पेंटिंग और भी ज्यादा खास हो जाती है। जज उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद सिंचन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वहाँ से वापस आती है। आते ही वो जियांग की पेंटिंग को देखने की कोशिश करती है और जैसे वो उसकी पेंटिंग को देखती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इसने उसकी पेंटिंग की कॉपी की है। इनकी बातें सुनते ही जज जियांग के पास आते हैं और से पूछते हैं कि बताओ तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी कि तुम अपनी बहन की ड्राइंग कॉपी क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि वो किसी की भी कॉपी नहीं कर रही है, उसका तो अभी पेंटिंग पूरा भी नहीं हुआ है, तो आखिर वो लोग इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं कि वो किसी टीम को पूरा करने के लिए। सुनकर जज कहते हैं कि मैं तुम्हें कितनी टाइम से बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है और साथ ही सिंचन भी कहती है कि तुम्हारा समय तो अब खत्म ही होने वाला है, तुम उतने समय में आखिर क्या ही कर लोगी। जियांग कहती है कि वैसे भी मुझे ज्यादा समय चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सेकंड चाहिए। ऐसा कहते हुए वो बहुत सारा पानी लेती है और डायरेक्ट अपने पेंटिंग के ऊपर फेंक देती है, जो कि ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि इसने तो अपनी पेंटिंग को खुद से ही खराब कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग को देखते हैं पेंटिंग पहले से पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है। उसमें बहुत सारा साइन आ गया होता है और पेंटिंग ने अपने डिजाइन को ही चेंज कर दिया होता है। जज इस चीज को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी पेंटिंग को इस तरीके से बदलते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि जब पेंटिंग सूखी हुई थी तब उसका कलर अलग होता है और जैसे ही पेंटिंग गीली होती है उसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन ये देखकर जियांग का भाई उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुमने आर्ट कंपटीशन के रूल को ब्रेक किया है, क्योंकि इस कंपटीशन में ऐसा नहीं कहा गया था कि आप अपनी पेंटिंग में 2 पेंटिंग जोड़ सकते हो, इसलिए तुमने इसके रूल को ब्रेक किया हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। बेवकूफ जनता भी इन्हीं का सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन जो जज होते हैं वो उसकी पेंटिंग को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं कि रूल के मुताबिक तो इस पेंटिंग को एक भी नंबर नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसा इसे बनाया गया यह पूरी तरीके से अद्भुत है। मैं इस बात का फैसला ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसमें विजेता किसे घोषित करूँ, इसलिए मैं इसमें अपने मास्टर की मदद लूंगा। ये सुनकर पिता कहते हैं कि क्या आप मास्टर जाओ की बातें कर रहे हो, वो तो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है ना। इसके बाद यहाँ की सभी पेंटिंग को मास्टर के पास भेजा जाता है। मास्टर उन सभी पेंटिंग को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें जियांग की पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद आती है। वो जियांग की पेंटिंग के बारे में पूछते हैं तो सामने वाला पर्सन बताता है कि ये साव परिवार की बेटी है और इसी ने इस पेंटिंग को बनाया है। सुनकर मास्टर काफी खुश होते हैं और इस पेंटिंग को पास से देखने की इच्छा जताते हैं और वहाँ पे जाने का भी फैसला करते हैं। इधर जज को भी पता चल जाता है कि कुछ ही समय के बाद उसके गुरु यहाँ पे आने वाले हैं और सभी पेंटिंग को पास से देखने वाले हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें साव परिवार की बेटी की पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। ये सुनकर तो सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो सिंचन की पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मास्टर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जियांग की पेंटिंग की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि इसे कंपटीशन से बाहर ना निकाल दिया जाए। जियांग कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मास्टर जब यहाँ पे आएंगे तब उन्हें मेरी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी और मुझे इस बात से ही मतलब है। लेकिन माता पिता उसके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही सिंचन भी कहती है कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मास्टर रूल तोड़ने वालों की बिल्कुल भी इसकी मदद नहीं करते हैं और कंपटीशन से बाहर भी निकाल देते हैं। तभी जज के पास कॉल आता है और मास्टर उन्हें बताते हैं कि वो कुछ ही समय में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि मास्टर सच में यहाँ पे आएंगे। वो इसके बारे में सभी को बताते हैं, सभी काफी खुश होते हैं और सिंचन तो सबसे ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे यही लग रहा होता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही आ रहे हैं। लेकिन जज कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर वो यहाँ पे किसके लिए आ रहे हैं। लेकिन सिंचन के साथ उसके परिवार वालों को भी ऐसा लग रहा होता है कि मास्टर तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही आ रहे हैं, ना कि जियांग के लिए। जियांग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए आएंगे, तुम्हारे में ऐसी कौन सी खास बात है। सिंचन कहती है कि मैंने बचपन से ही पेंटिंग की पढ़ाई की है और मैंने उसके लिए बड़े बड़े क्लास भी लिए हैं, इसलिए मेरी पेंटिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी है। जियांग कहती है अच्छा ऐसी बात है, मेरे पेरेंट्स तो मेरे ऊपर कुछ भी पैसा नहीं लगाया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बेस्ट पेंटिंग करती हूँ। इनकी आपसी लड़ाई को देखकर जज इन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि आप लोग थोड़ी देर तक इंतजार करो। लेकिन तब तक जियांग अपने परिवार वालों से पूछती है कि आखिर सभी परिवार वाले सिंचन को ही उससे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। ये सुनकर सभी परिवार वाले बताते हैं कि काफी समय से सिंचन के साथ है, इसलिए वो जियांग से ज्यादा उसे पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें उसके साथ अपना महसूस होता है, ना कि जियांग के साथ। और वैसे भी जियांग जब से फैमिली में आई है वो सिंचन को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। ये सुनकर जियांग कहती है कि मैं फैमिली से इतने समय तक दूर रही हूँ, जब मैं वापस आई हूँ तब मैं अपने फैमिली से सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ, क्या
क्या वो भी मुझे नहीं मिलेगा? तब डैड उससे कहते हैं कि वो ज्यादा सोच रही है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अपनी बहन के साथ प्यार से रहना चाहिए। ये सुनकर जियांग को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है कि अच्छा होगा कि साओ फैमिली में एक ही बेटी रहे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है शिनचैन, और मुझे फैमिली से पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए। ये सुनकर शिनचैन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा कहोगी तो हमारे पेरेंट्स का तो दिल ही टूट जाएगा, लेकिन वो उसे अपने आप से धक्का दे देती है। जब मैं इस कंपटीशन को जीत लूंगी उसके बाद आपके परिवार के सामने कभी नहीं आऊंगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी इस पेंटिंग के थ्रू इस कंपटीशन को जीत सकती हो? तुम सिर्फ कॉपी कैट हो और दूसरों की कॉपी करती हो। ऐसा कहते हुए माँ उसकी पेंटिंग को फाड़ देती है। ये देखकर वो पूछती है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया? तब डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने अच्छा किया, अगर यहाँ पे मास्टर आते हैं और तुम्हें देखते हैं कि तुम कॉपी करती हो तो तुम उनके सामने एम्बैरेस हो जाती। जियांग को अपने परिवार वालों से ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं इस परिवार को अभी छोड़कर चली जाती हूँ। ये सुनने के बाद भी कोई परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। वो उसे कहते हैं कि याद रखना, अगर तुम इस परिवार को छोड़ के जा रही हो तो हम अपने परिवार में तुम्हें दोबारा शामिल होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए शिनचैन ही काफी है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और इसके बाद वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे वो जाने वाली होती है तभी यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और मास्टर को देखते ही जज उसे रोक लेते हैं और मास्टर सभी से मिलने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे पेंटिंग देखने के लिए आया हूँ। शिनचैन काफी ज्यादा खुश होती है और सभी शिनचैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी पेंटिंग उन्हें दिखाती है। मास्टर उसकी पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है। ये सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो वो उसे अपना स्टूडेंट ही बना लेंगे, लेकिन वो उसे कहते हैं कि वो उसके लायक नहीं है। मैंने उसकी पेंटिंग की तारीफ की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पेंटिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो। इस तरीके से इनका इंसल्ट हो जाता है, जिसपे जियांग हंस देती है। इसके बाद मास्टर उस पेंटिंग के बारे में पूछते हैं जिस पेंटिंग की वजह से वो यहाँ पे आए थे। तब उन्हें जियांग के बारे में पता चलता है। वो जियांग से पूछते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग कहाँ पे है, लेकिन इसकी पेंटिंग तो पूरी तरीके से फट गई होती है, इसलिए वो उस पेंटिंग को दिखाने से मना करती है। और तेरे फैमिली वाले मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन मास्टर उसकी फटी हुई पेंटिंग देखने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, इसलिए जियांग को अपनी पेंटिंग को वैसे ही जोड़कर उन्हें दिखाना पड़ता है। उसकी पेंटिंग उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। वो उसकी खुल की तारीफ करते हैं और इसके बाद वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग की ये हालत किसने की? तब जियांग की माँ बताती है कि मैंने की। तब वो किससे कहते हैं कि तुम्हें अंधी हो जाना चाहिए। फिर वो जियांग की और भी ज्यादा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पेंटिंग के अंदर इमोशन है, उन्हें कनेक्शन है, वो किसी और को किसी और से जोड़ता है। तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खास लगी। ऐसा कहते हुए वो उसे सामने से अपना स्टूडेंट बनाने का मौका देती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही इसके परिवार वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जियांग के बारे में तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। इसके बाद जियांग भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी जज मास्टर को बताते हैं कि इसने टॉप क्वालिटी की पेंटिंग तो बनाई है, लेकिन इसने रूल को तोड़ा है, इसलिए इसे इतना बड़ा मौका नहीं देना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन मास्टर को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि ये तो इसकी काबिलियत है कि इसने एक पेंटिंग में 2 पेंटिंग बना दी है, ये तो इसकी काबिलियत है, ना कि इसकी कमजोरी, इसलिए इस चीज को देखते हुए हम इसे हरा नहीं सकते हैं। लेकिन तभी शिनचैन और उसके परिवार वाले जियांग पे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि इसने इसकी पेंटिंग को कॉपी करने की कोशिश की थी, और इसके बाद वो अपनी पेंटिंग को दिखाते हैं। लेकिन इन लोगों की ये झूठी बातें मास्टर पे नहीं चलती है। वो एक ही नजर में इस पेंटिंग को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग अंधे हो? मैं समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की ने खुद ही जियांग की पेंटिंग को कॉपी किया हुआ है। अगर तुम लोगों के पास जरा सा भी दिमाग है तो उसका यूज करो, ताकि तुम लोग सभी चीजों को अच्छी तरीके से देख सको। ये सुनकर जियांग का भाई उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने आज तक कोई भी पेंटिंग करना नहीं सीखा है, तो आखिर इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती है? तब जियांग सभी से कहती है कि वो उसका लक नहीं है, ये तो उसका हार्ड वर्क है जो कि उसे यहाँ तक लेकर आया है। उसने आज तक यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अब ये लोग जिसे पसंद नहीं करते थे और नफरत करते थे, उसे इस तरीके से सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। माँ तो बहुत ही ज्यादा नाटक करती हैं और नीचे बैठकर ड्रामा करने लगती हैं, लेकिन उनके ड्रामे का जियांग पे कोई भी असर नहीं होता है। वो उनसे कहती है कि अब आप रोए या फिर कुछ भी करें, मुझे आप लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपके परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। ये देखकर शिनचैन उसे समझाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, और फिर वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है और ऐसा दिखाती है कि जियांग ने उसे धक्का दिया है, जिसपे परिवार वाले जियांग पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, तुम अपनी बहन को धक्का कैसे दे सकती हो? तब वो कुछ नहीं कहती है और शिनचैन अच्छी बनते हुए उसे कहती है कि उसने धक्का मुझे नहीं दिया था, मैं तो खुद से ही गिर गई थी। ये सुनकर जियांग कहती है कि पहली बार तो तुमने सच बोला है, याद रखना, ये दोबारा गलती मत करना। ये सुनकर शिनचैन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमने मेरी कला की कॉपी की है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जियांग कहती है कि मैं तुमसे किसी भी हाल में सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे ड्राइंग की नकल नहीं की है। लेकिन शिनचैन उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि ये मेरा आइडिया था और तुमने मेरे आइडिया को चुरा लिया, लेकिन इसकी बातों से जियांग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इन सभी को इग्नोर करती है। फिर मास्टर जियांग को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही लोगों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें परेशान करते हैं। वैसे मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद होने वाले एक एग्जीबिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी पेंटिंग को वहाँ के अच्छी जगह पे रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक अच्छी सी पेंटिंग बना देना। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सीन कट होता है और आगे हम एक वीक का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियांग ने एक और बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी और उसे एग्जीबिशन की बेस्ट जगह पे रखा गया था, जहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, उसकी पेंटिंग को देखते हैं और तारीफ करते हैं। जियांग भी उनकी तारीफ को सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से कुछ समय के लिए अपने मास्टर को बुलाने के लिए जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके फैमिली वाले आ जाते हैं। उसकी पेंटिंग को ऐसी जगह पे लगे हुए देखकर तो इनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है,
इसलिए वो यहाँ पे खड़े हुए लोगों को उकसाने की कोशिश करने लगते हैं। सुनते हैं कि लोग इस पेंटिंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, तब वो बताते हैं कि ये पेंटिंग तो चोरी की बनाई गई है। इसके बाद सिंचन सामने आती है और जियांग की पेंटिंग के बारे में बुराई करने लगती है। वो उसके कैरेक्टर भी उंगली उठाती है और कहती है कि ये पेंटिंग उसकी अपनी पेंटिंग नहीं है, इस पेंटिंग को उसने कहीं से चुराया है। कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं नेशनल कंपटीशन में पेंटिंग बना रही थी, तब मेरी बहन ने उस पेंटिंग की नकल की और वहाँ पे जीत भी गई। इसी बातें सुनकर तो पहले लोग इसकी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो मास्टर पे भरोसा करते थे और मास्टर कभी भी गलत इंसान को अपने साथ ज्वाइन नहीं करते, इसलिए वो इसकी बातें नहीं सुनते हैं। लेकिन सिंचन इन सभी को अपनी बातों में फंसाती है और कहती है कि जियांग ने मास्टर को अपनी बातों में फंसाया और झूठी मूठी की कहानी सुनाकर वहाँ पे विजेता घोषित हो गई, इसलिए हमें इस लड़की की पेंटिंग को जला देना चाहिए। ये सुनकर यहाँ के लोगों को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें इस पेंटिंग को जला देना चाहिए। इसके बाद सिंचन अपने भाई के साथ मिलकर उस पेंटिंग में आग लगा देती है और वो पेंटिंग धीरे धीरे जलने लगती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर से मिलती है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग के लिए मैंने बेस्ट जगह फाइनल की थी, क्या तुम्हें वो जगह पसंद आई? वो सुनकर कहती है कि हाँ मास्टर, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसके बाद ये दोनों उस पेंटिंग को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि जियांग की पेंटिंग तो पूरी तरीके से जल गई है। ये देखकर वो तुरंत यहाँ पे आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ के लोग भी जियांग से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि गलती से आग लग गई थी, जो कि जियांग इसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। लेकिन सिंचन उसे कहती है कि हमने आग थोड़ी ना लगाई है, जो कि हमें पता है कि ये आग कैसे लगी थी। इस पे मास्टर बड़ा ही गुस्सा उठाते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं। सिंचन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मास्टर ने उसे क्यों मारा, लेकिन तभी जियांग बताती है कि जैसे उन दोनों भाई बहनों ने उसके पेंटिंग पे आग लगाई थी, वो तुरंत गैलरी में पहुंच गए थे। मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों के बारे में मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसे हो, तो मैं तुम्हें इस एग्जीबिशन में कभी आने भी नहीं देता। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद तो सिंचन काफी खुश होती है, क्योंकि उसने जियांग की पेंटिंग को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसलिए वो जियांग से कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें हरा दिया, मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। ये सुनकर जियांग कहती है कि तुम ना फैसला बहुत ही पहले ही ले लेती हो, पहले मुझे अपना फाइनल टच तो देने दो। ऐसा कहते हुए वो भीड़ में खड़ी हुई एक लड़की के हाथों से उसका पंखा लेती है और अपने पेंटिंग के पास जाने के बाद उसे और अपने पेंटिंग के ऊपर उस पंखे से हवा देने लगती है, जिस वजह से पेंटिंग के ऊपर जो धूल लगी होती है वो पंखे की हवा से साफ हो जाती है और सबके सामने एक और नया पेंटिंग आ जाता है, जो कि हूबहू पुरानी पेंटिंग की तरह ही था, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग था। ये नजारा देखकर तो जियांग के मास्टर भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जियांग, जो कि अपनी बहन की करतूतों के बारे में तो काफी कुछ जान गई थी, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ भी उसकी बहन उसे नीचा दिखाने के लिए और हराने की कोशिश तो जरूर करेगी। अभी सभी लोग तो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जियांग के पास कोई टैलेंट है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि वो सिर्फ लकी है। जियांग कहती है कि तुम दोनों ने सही कहा, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम जैसे भाई बहन की तरह नहीं हूँ। और इसके बाद वो उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है। उसकी इंसल्ट सुनकर तो सभी हंसने लगते हैं, लेकिन माँ को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो जियांग को रोकती है और उसे डराती है, लेकिन जियांग किसी से भी नहीं डरती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर मेरी पेंटिंग को खराब करने की कोशिश की, इसलिए इसकी सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। इसके बाद वो यहाँ पे पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। पुलिस का नाम सुनते ही सिंचन डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है, इसलिए इन तीनों को यहाँ से चुपचाप चले जाना पड़ता है। फिर तीनों घर पे आते हैं, जहाँ पे सिंचन के पिता उसे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। वो उसे कहते हैं कि इसे क्या हुआ, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। सिंचन की माँ और भाई दोनों बताते हैं कि सिंचन की ये हालत जियांग की वजह से हुई है, उसने ही इसे इतना ज्यादा परेशान किया कि ये बेहोश हो गई। डैड अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तभी सिंचन अपने पिता से बात करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए मुझे आराम करना है। पिता तुरंत नौकरानी को बुलाते हैं और उसे पानी पीने के लिए देते हैं। इसके बाद भाई इतना ज्यादा गुस्सा होता है और नौकरानी से कहता है कि जैसे ही जियांग घर पे वापस आएगी, दूसरे फ्लोर से उसकी सभी चीजों को बाहर फेंक देना। ये सुनकर वो कहती है कि वो वहाँ पे नहीं रहती है और वो कुछ आगे बोलने वाली होती है, लेकिन सिंचन उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि वो वहाँ पे नहीं रहती है तो तुम्हारा क्या मतलब है कि वो हमारे घर के बेसमेंट में रहती है। ये सुनकर भाई कहता है कि अगर वहाँ पे भी रहती है तो वहाँ से भी उसकी चीजों को निकाल के घर से बाहर फेंक दो। लेकिन तभी नौकरानी सभी को बताती है कि वो वहाँ पे नहीं रहती है, वो तो हमारे गैरेज में रहती है। ये सुनकर बाप और भाई दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे तो कोई खिड़कियाँ भी नहीं है और न ही वहाँ पे कोई एसी है, आखिर वो वहाँ पे कैसे रह सकती है। माँ भी कहती है कि गैरेज में तो कोई भी सुविधा नहीं है, आखिर वो वहाँ पे कैसे रह सकती है। ये सुनकर नौकरानी बताती है कि छोटी मैम साहब ने कहा था कि उन्हें अपनी स्टडी के लिए एक और कमरा चाहिए, इसलिए जियांग ने अपना कमरा उन्हें दे दिया। मैडम ने कहा उन्हें भी अपने कमरे को बड़ा करना है, तब जियांग ने उनके लिए भी अपने कमरे को छोड़ दिया। इसके बाद पिता बोलने लगते हैं और कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपने स्टडी रूम को बड़ा करने का कोशिश किया तो उसके लिए जियांग ने फिर से एक बार सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैंने उससे कहा था कि वो वहाँ से चले जाए और फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए, मैंने उसे गैरेज में रहने के लिए नहीं कहा था। नौकरानी कहती है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे भी आई थी, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा कमरा तो मालकिन का है और दूसरा कमरा जो कि लास्ट खाली बचा था, उन्होंने अपने पालतू डॉगी के लिए उस कमरे को बुक कर दिया। इसके बाद माँ अपनी लापरवाही के बारे में याद करती है और कहती है कि मैंने तो बस गैरेज की तरफ इशारा करते हुए कह दिया था कि जहाँ जाना है वहाँ जाके रह लो। डैड इस पे थोड़ा सा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कैसी महिला हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो तुम्हारी अपनी बेटी थी और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे रह रही है। अगर लोग हमारे बारे में सुनेंगे कि हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं लेकिन फिर भी हम अपनी बेटी को गैरेज में रख रहे हैं तो वो हमारे ऊपर थूक के जाएंगे। पिता को तो ये सारी चीज जानकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता
जाता है, लेकिन माँ समझाती है कि उसने कुछ टाइम पहले हमारी बेटी के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। वो कह देते हैं ठीक है, लेकिन वो जियांग के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो जियांग को बुलाते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे जियांग आती है और पूछती है कि मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है। पिता उससे पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी छोटी बहन को क्यों धमकाया। ये सुनकर जियांग कहती है कि वो यहाँ पे आई और कुछ बातें कही और आपने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया, मेरी पूरी बातें सुने बिना ही। ये सुनकर सिंचन उससे सिस्टर कहती है, लेकिन जियांग उसे कहती है कि तुम मुझे सिस्टर मत बोलो, मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ। ये सुनकर पिता को गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोकती है और कहती है कि आप एक बार अपनी बेटी से पूछ क्यों नहीं लेते हो कि मैंने उसे क्यों धमकाया। डैड गुस्से से दूसरी बेटी से पूछते हैं कि बताओ वहाँ पे क्या हुआ था। तब सिंचन थोड़ा सा नाटक करते हुए कहती है कि उसने मेरे बारे में भला बुरा कहा, उसने कहा कि मेरा दिल अच्छा नहीं है और मेरा नाम भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर जियांग कहती है कि आखिर तुम अपने डैड को अपनी बातों में फंसा क्यों रही हो, तुम इन्हें डायरेक्टली क्यों नहीं बता देती हो कि तुमने एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग को जला दिया। ये सुनकर डैड थोड़े गुस्से में उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है। तब सिंचन झूठ बोलती है और कहती है कि वो तो गलती से हो गया था और माँ भी इसी का ही साथ दे रही होती है। ये सुनकर जियांग अपनी छोटी बहन की तरह एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुमने वहाँ पे इस तरीके से नहीं किया था और उसके बाद जानबूझकर मेरी पेंटिंग जला दी, वो भी एक लाइटर से, और उसके बाद जानबूझकर झूठ बोलने लगी कि तुमसे ये गलती से हो गया था। वैसे भी मेरे मास्टर ने भी ये सारी चीजें देखी थी। ये सुनकर पिता कहते हैं कि क्या मास्टर ने भी ये सब कुछ देखा था, लेकिन सिंचन तो सिगरेट नहीं पीती है तो उसके पास लाइटर कहाँ से आ सकता है। ये सुनकर जियांग कहती है कि उसके लिए तो आपको अपने बेटे से पूछनी चाहिए ना, कि वो तो इन सारी चीजों में माहिर है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिंक भी करता है और साथ ही नशे भी बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, वो आपको अच्छी तरीके से बताएगा कि उसके पास लाइटर क्या कर रहा था। डैड अब उस पर गुस्सा होते हैं तब वो झूठ बोलता है और कहता है कि डैड मैं क्या करता, वहाँ पे किसी को भी इसकी पेंटिंग पसंद नहीं आई थी और बाय चांस मेरे पास लाइटर था तो मैंने उसे जला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर जियांग कहती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा महंगी थी, इसलिए मैंने पुलिस बुलाने का फैसला किया और ये लोग घबराते हुए वहाँ से यहाँ पे भाग गए, इसलिए मुझे उस पेंटिंग के पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये सुनते ही उसके डैड उसे मस्का लगाने लगते हैं कि वो उनकी प्यारी बेटी है, वो तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और फिर वो उसे परिवार में वापस आने के लिए कहते हैं। ये देखकर माँ गुस्सा करती है, लेकिन डैड उन्हें डांट कर बैठा देते हैं और फिर से वो उसे अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन इस पे जियांग हंस देती है। भाई कहता है कि तुमने डैड की बातें सुनकर इस तरीके से क्यों हंसा। वो कहती है कि ये मुझे ऐसी जगह पे रहने के लिए कह रहे हैं जहाँ पे मेरे लिए एक कमरा भी नहीं है, आखिर मैं उस जगह पे रहने के लिए हाँ कैसे कह दूं। तब डैड उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी अब बहुत ही ज्यादा बड़ी बनने वाली है, इसलिए जब तक ये इनके साथ रहेंगे इनका फायदा होगा। जियांग भी इस बात को बखूबी जानती थी, इसलिए वो अपने परिवार से सभी किए गए का बदला लेने लगती है। वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पे रुकूंगी, लेकिन मेरा शर्त यह है कि मेरे लिए आने वाले मेरे बर्थडे पे एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए। पार्टी की बातें सुनकर तो ये लोग थोड़े से शांत हो जाते हैं क्योंकि वो जियांग के ऊपर एक भी पैसा लगाना नहीं चाहते थे। ये सब देखकर जियांग को पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे जियांग जब फैमिली में काफी समय के बाद लौटी थी, वो लोग सिंचन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वो उसके बर्थडे को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे और उसे गिफ्ट भी बहुत ही अच्छे देते थे। लेकिन वही जब जियांग अपने बर्थडे के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करती तो इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इनकी बेटी का जन्म कब हुआ था, वो तो इसके बारे में पूरा ही भूल जाते थे। ये सब याद करते हुए वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मेरे लिए शायद ये जगह बनी नहीं है, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। उसे फिर से रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करूंगा। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या आपको मेरा बर्थडे पता है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसे जियांग के बर्थडे के बारे में पता हो। अब ऐसी जगह पे कौन ही रहना चाहेगा, इसलिए जियांग यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी यहाँ पे मेड आ जाती है, उसे जियांग के बर्थडे के बारे में पता होता है और आज वो यहाँ पे बहुत सारे राज से पर्दा हटाती है। वो जियांग को रोकती है और कहती है कि आज मैं यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहती हूँ, मेरी बातें किसी को बुरी लगेंगी और कोई मुझे काम से बाहर भी निकाल देगा, लेकिन मैं जियांग मैडम के साथ अब और भी ज्यादा गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ऐसा कहते हुए मैडम पे इल्जाम लगाती है कि सिंचन उनकी अडॉप्ट की गई लड़की नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है। ये सुनते ही माहौल काफी गर्म हो जाता है क्योंकि ये काफी बड़ी बात थी। डैड कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। नौकरानी कहती है कि मैं यहाँ पे पिछले 20 सालों से भी ज्यादा टाइम से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। सही समय पे मैंने सही का साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं ये सारी चीजें और भी ज्यादा नहीं देख सकती हूँ। इसके बाद वो पूरी सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले जब जियांग गुम हो गई थी, उसके बाद जियांग के पिता 1 साल के लिए अपने काम की वजह से शहर से बाहर गए थे, तब ये सारी चीजें हुई थी। उस समय समर वेकेशन का टाइम था, इसलिए जियांग की माँ ने अपने बेटे को समर हॉलीडे के लिए छुट्टी पे भेज दिया और घर पे रहने लगी। लेकिन अचानक से उनकी पेट धीरे धीरे फूलने लगी, इसलिए वो कुछ समय तक अपने बेटे को घर पे अकेला छोड़कर अपने माँ के घर पे चली गई। और जब वो वापस आई तब उनके हाथ में छोटी सी बच्ची थी। ये सुनकर तो जियांग के पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जब मैं अपने काम से लौटा था तुमने कहा था कि जियांग गुम हो गई है, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा है और तुमने एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है ताकि तुम्हें जियांग का याद ना आ पाए। तो फिर ये सारी बातें कैसे हो सकती है। इधर नौकरानी पे भी शक हो रहा होता है कि नौकरानी कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है ना, लेकिन नौकरानी कहती है कि उसे पूरी सच्चाई पता है और इतना सब कुछ जानने के बाद वो जियांग के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती है, इसलिए वो पूरी सच्चाई आज सबके सामने रख रही है। पिता इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और मैडम को जाके हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब सब कुछ सामने आने के बाद वो पूरी तरीके से डर जाती हैं और उनसे सॉरी बोल रही होती हैं और सारी चीजें ठीक करने के लिए कह रही होती हैं। लेकिन जियांग तो आग में घी डालने का
काम करती है और सभी चीजों को और भी ज्यादा उकसाने लगती है ताकि सब कुछ यहाँ पे क्लियर ही हो जाए। और इसके बाद वो टेबल से सनफ्लावर की सीड्स उठाती है और उसे खाते हुए इन सारी चीजों को एंजॉय करने लगती है। ये देखकर उसका भाई उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें भी ये देखते हुए खाने का मन कर रहा है तो तुम ले सकते हो। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो। इधर डैड धोखा पाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और दोनों को घर से निकालने का फैसला करते हैं। बेटा उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं इन दोनों को अपने परिवार में अब और समय तक नहीं झेल सकता हूँ। और फिर वो उन दोनों को घर से चले जाने के लिए कहते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और आवाज इनकी काफी ऊंची हो रही होती है। तभी जियांग के पास उसके मास्टर कॉल करते हैं, इसलिए वो चिल्लाते हुए सबको शांत करती है और मास्टर की कॉल को अटेंड करती है। मास्टर उसे बताते हैं कि उसकी पेंटिंग को एक अमीर पर्सन को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, इसलिए वो उसकी पेंटिंग को बड़े दामों में खरीदना चाहता है। साथ ही वो उसके साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहता है। वो चाहता है कि जियांग उसके लिए अच्छी अच्छी पेंटिंग करे। ये सुनकर जियांग काफी खुश होती है और इन्हें जलाते हुए के सामने ही अपनी सक्सेस की बातें कर रही होती है। ये देखकर सिंचन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर जैसे वो अपना फोन रखती है, सिंचन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा दोस्त हो, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है और तुम अपने सक्सेस के बारे में हमारे बीच में ही बात कर रही हो। जियांग कहती है कि अच्छा मैं तुम सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो ठीक है मैं ऐसे चली जाती हूँ, तुम सब अपने काम को कंटिन्यू रखो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और अपने मास्टर से मिलती है। मास्टर उसे बताते हैं तुम्हारी पेंटिंग को किसी ने 2 मिलियन में खरीदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। ये दोनों साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन तभी जियांग के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इसलिए वो अपने काम को बीच में रोक देती है और अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो अपने डैड से मिलती है और बातें करती है। उसके डैड उससे सॉरी बोल रहे होते हैं और वापस से फैमिली में आने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती है और अपनी माँ को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ पे वो अपनी माँ को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि तुम सबने कहा था कि ये तो मर गई है ना। भाई कहता है कि अभी भी तुम्हें कॉमेडी करनी है, देख नहीं रही उनके गले पे उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब कि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरटेनमेंट मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो पास रखे चिप्स के पैकेट को उठाती है और खाना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि सिंचन और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे कहते हैं कि ये कौन सा बिहेवियर है, किसी को देखने आते हैं तो इस तरीके से बिहेव करते हैं क्या। वो कहती है कि मेरा तो यही बिहेवियर है। और उसके बाद तभी यहाँ पे डैड आ जाते हैं और वो डाइवोर्स पेपर दे देती है अपनी वाइफ को साइन करने के लिए। उनकी वाइफ उन्हें डाइवोर्स देने से साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि वो डाइवोर्स नहीं देने वाली है। डैड कहते हैं कि तुम्हें डाइवोर्स पेपर पे तो साइन करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर फेंक दूंगा। उनकी बातें सुनकर सिंचन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम इन सभी को जाने दो, तुम इस डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो, उसके बाद मैं अपने पिता को ढूंढूंगी और हम इनसे ज्यादा अमीर होकर दिखाएंगे। ऐसी बातें सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद सिंचन अपना असली चेहरा सबके सामने लाती है। उसके मन में जितने भी भड़ास होते हैं वो सारे के सारे एक एक करके निकालने लगती है। जियांग का भाई तो उसका असली चेहरा देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे थप्पड़ ही लगा देता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की की वजह से मैंने अपनी बहन के साथ इस तरीके से बिहेव किया था, वो भी इतने सालों तक। लेकिन सिंचन को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अभी भी अपने मन की भड़ास को निकाल रही होती है और उन्हें बुरा भला कह रही होती है। माँ भी कह देती है कि ठीक है, मुझे भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी इसके पिता को ढूंढूंगी और उसके बाद राज करूंगी। वैसे भी वो अमीर इंसान है और इस लड़की के साथ रहकर तुम लोगों का क्या ही फायदा होगा। ये सुनकर जियांग कहती है कि जरा एक सेकंड रुकिए, लास्ट टाइम जिस पेंटिंग को आपने जलाने की कोशिश की थी ना, आप लोगों को पता है कि उस पेंटिंग को मैंने कितने दामों में बेचा है? लगभग 2 मिलियन। ये सुनकर तो ये शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी पेंटिंग में ऐसा क्या था इस वजह से लोग उसकी पेंटिंग को इतने महंगे में खरीद रहे हैं। अब सब कुछ बहुत ही ज्यादा बिगड़ा होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जाने से पहले जियांग एक और राज से पर्दा हटाती है और कहती है कि आप सब यही नहीं जानना चाहते हो कि मैं घर से गुम कैसे हो गई थी। ये बात यहाँ पे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और जियांग से पूछते हैं कि क्या हुआ था। जियांग बताती है कि मैंने अपनी माँ को किसी और इंसान के साथ गलत सिचुएशन में देख लिया था, इस वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करने लगी और वो मुझे धमकाने लगी कि मैं इसके बारे में किसी को भी ना बताऊं। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा डर रही थी और एक दिन फाइनली उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ से मैं घर वापस नहीं आ सकती थी। अब ये बातें सुनने के बाद तो जियांग के डैड उस औरत को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और ये तीनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। और तभी जियांग के पास मैसेज आता है। उसके मास्टर ने उसे बताया होता है कि उसकी दूसरी पेंटिंग को अवार्ड मिला है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन सिंचन इससे गुस्सा हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग का भाई उसे दूर कर देता है। इसके बाद डैड गुस्सा होते हैं और दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर ये तीनों साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे जियांग के मास्टर जियांग के बारे में बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वो कितनी अच्छी पेंटिंग करती है और उसके बारे में काफी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम इन दोनों माँ बेटी को देख रहे होते हैं जो कि यहाँ से जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही होती है। माँ तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वो अमीरों की लाइफ छोड़ना नहीं चाहती थी। साथ ही सिंचन को भी ये लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, इसलिए वो जियांग को लास्ट टाइम खत्म करने का फैसला करती है, जिसके लिए वो यहाँ से तो चली जाती है। लेकिन बाद में वो उसके मास्टर के साथ जियांग की फोटो को एडिट कर देती है, जिसमें जियांग अपने मास्टर को किस कर रही होती है, ऐसा वो सीन बनाती है और उसके बाद वो उसे ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर देती है और फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उठती है वैसे वो उस फोटो के बारे में देखती है जहाँ पे अजीब अजीब से कमेंट आए होते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए जियांग के पास आते हैं और उसे रिपोर्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। पूछती है कि उसे किस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, तब वो उसे सिचुएशन के बारे में समझाते हैं। ये देखते ही जियांग समझ जाती है कि इसके पीछे उसकी बहन ही है, इसलिए वो उसे सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन उसके मास्टर इस चीज को देखकर उन्हें
काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है क्योंकि वो जियान को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। तब जियांग इस चीज से बाहर निकलने का फैसला करती है। वो फोटो को फिर से पूरी तरीके से एडिट कर देती है, जिसमें उसकी जगह पे वो अपनी बहन को रख देती है और साथ ही वो मास्टर के फोटो को भी एडिट कर देती है ताकि सामने वाले पर्सन को कोई पहचान न सके, और फिर से ये फोटो पोस्ट कर देती है। तभी यहाँ पे इसका भाई भी भागते हुए आता है और वो भी फोटोग्राफ के बारे में बताता है, लेकिन इन दोनों को साथ में शांत देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। जियांग उसे समझाती है और फोटोग्राफ के बारे में बताती है। साथ ही वो अपने भाई से कहती है कि जल्दी से उसके ऊपर पुलिस से रिपोर्ट करा दो ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना कर सके। होता भी ऐसा ही है, भाई अपनी छोटी बहन की रिपोर्ट करता है और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। और इसके बाद जियांग अपने पेंटिंग के थ्रू और भी ज्यादा सक्सेस हासिल करने लगती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।